अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत नौजवान का किस्सा हैरत जिस पर गैर मर्ई मखलूक आशिक हो गई। मैं और शहरियार जिगरी दोस्त हैं। हम साथ पढ़े और खेल कूद कर बड़े हुए क्योंकि हमारा बचपन से ही एक दूसरे के घर आना जाना था। मैं एक आम सी शक्लो सूरत का मालिक था, जबकि शहरियार, जिसे मैं प्यार से शहरी बोलता था, बेपनाह हसीन था। खुदा ने उसे फुर्सत में बनाया था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देखकर शशदर रह जाते थे। वो था ही ऐसा हसीनो जमील। ये उन दिनों की बात है जब हम अपनी तालीम से फारिग हुए थे। शहरी के वालिद एक स्कूल में हेडमास्टर थे। उनका गुजारा अच्छी तरह हो रहा था। उसके वालिद की अच्छी तरबियत का नतीजा था कि शहरी ने कभी कोई गलत काम ना किया था। एक दिन शहरी मेरे पास आया और कहने लगा, यार मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही लग जाओ, दोनों साथ आया जाया करेंगे। मैंने उससे कहा, यार मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। असल बात ये थी कि उन दिनों मेरे घर के माली हालात अच्छे न थे। मैं उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए किसी तरह मैंने उसे टाल दिया। शहरी बाकायदगी से जिम जाने लगा था, जबकि मैं ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ हो गया। हम दोनों फारिग होकर ढेर सारी बातें किया करते थे। बाकायदगी से जिम जाने की वजह से शहरी की बॉडी शेप और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। एक रोज मैंने उसे कहा, यार शहरी, तू हर रोज अपनी नजर उतार लिया कर, कहीं खुदा ना ख्वास्ता तुझे मेरी ही ना नजर लग जाए। इस बात पर वो जोर से हंसते हुए बोला, यार मैं इन चीजों को नहीं मानता। अक्सर ऐसा होता कि हम बाजार जाते या किसी रास्ते पर जा रहे होते तो लड़कियां शहरियार को मुड़ मुड़ कर देखा करती, मगर शहरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बस अपने काम से काम रखता। ये उसके वालिदैन की तरबियत का ही नतीजा था कि उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जब शहरी का जिम वाला कोर्स मुकम्मल हो गया तो उसने खुद अपना ज़ाती जिम सेंटर खोलने का इरादा किया, क्योंकि हमारे इलाके में कोई जिम नहीं था और शहरी को भी ये कोर्स काफ़ी दूर इलाके में जाकर करना पड़ा था। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लड़के थे जो ये शौक रखते थे, मगर अपनी कन्वीनियंस ना होने की वजह से बेचारे अपने इस शौक को दिल में ही लिए बैठे थे। शहरी ने जिम सेंटर के मास्टर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने शहरी का हर तरह साथ दिया। इस तरह शहरी ने अपने मास्टर की मदद से इलाके में जिम सेंटर खोल लिया और फिर रफ्ता रफ्ता उसके जिम सेंटर ने इतनी तरक्की की कि दूर दराज से लड़के आने लगे थे। और फिर ये हुआ कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने और जिम सेंटर में मसरूफ रहने की वजह से शहरी अब मुझसे कम ही मिल पाता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि शायद शहरी मगरूर हो गया है। जाहिर है अल्लाह ताला ने उसे हर मामले में दिल खोलकर नवाजा है, गरूर तो आना ही है। फिर मैं अपने ख्यालात को फौरन ही अपने जहन से झटक दिया करता कि मेरा दोस्त शहरी ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं अपने ये ख्यालात शहरी के सामने रखता तो वो खूब हंसता और कहता, यार दुनिया इधर की उधर हो जाएगी मगर मैं नहीं बदल सकता। मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा कि शहरी कई दिनों से कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। वो मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता और किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मेरे पास से उठ जाया करता है। उसका ये रवैया मेरे लिए काफी तकलीफ दे रहा था। उसके इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने भी उससे मिलना जुलना कम कर दिया, मगर इसके बावजूद मैं शहरी को हरदम याद रखता था। एक दिन मेरी ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी थी। मैंने सोचा शहरी से मिला जाए। ये सोचकर मैं उसके जिम सेंटर रवाना हो गया। जिम पहुंचा तो देखा शहरी खासा मसरूफ है। जब वो फारिग होकर आया तो हमने काफी देर बातें की। फिर आने का कहकर मैं अपने घर आ गया। शहरी से मिलने के बाद मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शहरी का रवैया मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बहाना बनाकर टाल दिया। बच्चों के पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैं उसमें मसरूफ हो गया और शहरी की तरफ जाना बिल्कुल खत्म हो गया और ना वो खुद मुझसे मिलने आया। एक दिन मैं बच्चों को ट्यूशन देकर फारिग हुआ तो शहरी का छोटा भाई फैजी मुझे बुलाने आ गया कि उसकी वालिदा ने बुलाया था। मैं अपनी अम्मी को बताकर उसके साथ चला गया। शहरी की अम्मी ने सलाम के जवाब के साथ ही मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर उसके वालिदैन मुझे अलग कमरे में ले आए, मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ आकर बैठ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसके अब्बू बोले, बेटा तुम मेरे लिए शहरी जैसे हो, मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा और यकीनन तुम भी खुद को इस घर का फर्द ही महसूस करते होगे। मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे बिल्कुल सच सच बताना। हम शहरी की तरफ से बहुत परेशान हैं। उसकी दिन ब दिन गिरती सेहत और घर वालों से कतराना, न जाने उसे क्या हो गया है, हमें तो कुछ बताता ही नहीं है।
तुम शहरी के करीबी दोस्त हो, तुम बताओ कि कहीं किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? क्या शहरी कोई ड्रग्स तो नहीं लेता? अगर किसी लड़की का चक्कर है तो कौन है वो लड़की? तुम तो जानते होगे ना? या फिर अगर कोई दूसरी बात है तो वो भी बताओ। उन दोनों की परेशानी देखकर हकीकत में मैं तो खुद भी परेशान हो गया था। मेरा शहरी पहले तो ऐसा नहीं था, वो तो हर बात मुझसे शेयर किया करता था, फिर अब पता नहीं क्यों इतना बदल गया है। यकीन करो बेटा, अगर किसी लड़की का चक्कर है तो मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर उसे भी कबूल कर लूंगी, उसका बैकग्राउंड और ना ही खानदान देखूंगी, मगर वो मुझे बताए तो सही। अगर कोई और बात है तो अपने वालिद से कहे, शहरी में तो उनकी जान है, वो कैसे उसकी बात को रद्द कर देंगे? शहरी की अम्मी बड़े ही दुख से बोल रही थी। मैं तो खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता आंटी, शहरी का रवैया तो मेरे लिए भी बहुत तकलीफदेह है। मैं समझता था कि वो दिन ब दिन तरक्की करते जिम सेंटर की वजह से मगरूर हो गया है, इसलिए वो मुझे किसी खातिर में नहीं ला रहा, मगर घर में भी इसका यही रवैया है तो यकीनन कोई बात जरूर है। शहरी इस वक्त कहाँ है? मेरे इस सवाल के जवाब में शहरी की अम्मी ने बताया कि वो अपने कमरे में है। मैं उनसे इजाजत लेकर शहरी के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब मैं शहरी के कमरे में आया तो दरवाजा खुला हुआ था और वो बेड पर खामोश लेटा छत को घूर रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने कोई जवाब न दिया। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा, यार क्या हाल बना रखा है तूने अपना? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसमें इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि उससे उठा भी ना गया। मैं उसकी ये हालत देखकर आपदीदा हो गया। ये वो शहरी तो न था जिसकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे, अब वो एक अजीब सी बेबसी और लाचारी की तस्वीर बना हुआ था। उसकी ये हालत मुझसे देखी ना गई और मैं घर वापस आ गया। उसके बाद 2-3 दिन बहुत मसरूफ गुजरे। मैं शहरी से फिर मिलना चाहता था मगर टाइम नहीं मिल रहा था। उस रोज छुट्टी का दिन था। मैं घर पर टीवी के आगे बैठा था कि इतने में शहरी का छोटा भाई फिर मुझसे मिलने आ गया और कहने लगा, भाई आपको अम्मी ने बुलाया है, अगर आप फारिग हैं तो अभी मेरे साथ चलें। इसलिए शहरी के छोटे भाई के साथ जाने से पहले अपनी अम्मी को बताकर मैं शहरी के घर आ गया। उसकी वालिदा मुझे अंदर ले गई, फिर शहरी की मौजूदा हालत के बारे में बताते हुए कहा, बेटा ना जाने मेरे शहरी को किसकी नजर लग गई है, अब तो वो बिल्कुल बिस्तर का होकर रह गया है। डॉक्टरों को तो दिखाया है मगर उसका मर्ज किसी की समझ में नहीं आ रहा। हम उससे पूछते हैं तो वो हमें कुछ नहीं बताता। बेटा तुम एक बार फिर कोशिश करके देखो। शहरी की वालिदा मुझसे इल्तिजा कर रही थी। आंटी आप फिक्र ना करें, बस अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। ये कहकर मैं शहरी के कमरे में आया। उसे देखकर मुझे एक धचका सा लगा। शहरी की बहुत बुरी हालत थी। मुझे अपने सामने देखकर वो रोने लगा। उसके तो रोने से मैं भी परेशान हो गया। मैं फौरन उसके करीब पहुंचा। हौसला करो और मुझे बताओ यार कि आखिर ये सब क्या है। मैं तो खुद ऐसी जिंदगी से बेजार आ चुका हूँ। बजाय इसके कि वालिदैन का सहारा बनूं, उल्टा उन पर बोझ बन गया हूँ। मेरा हर काम अब बेड पर होता है। मैं तो बस यही दुआ मांगता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मौत आ जाए ताकि इस असियत भरी जिंदगी से मुझे निजात मिले। मायूसी की बातें मत कर, तू तो मेरा हिम्मत वाला दोस्त है, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तू ही बता मैं क्या करूं? शहरी ने पूछा। तू वो कर जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। यार तू बताता क्यों नहीं है, तेरे साथ मसला क्या है? तेरी खामोशी, उलझा उलझा अंदाज कुछ तो है जो तू हम सब से छुपा रहा है। दिल की बात कह लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुझसे शेयर कर, क्या पता इसी में तेरी भलाई हो। ये कहते हुए मैंने मोहब्बत से उसका कांधा थपथपाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद शहरी बहुत धीमे लहजे में बोला, यार वादा कर तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, तभी मैं तुझे वो कुछ बताऊंगा जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। वादे को छोड़ यार, तुझे अपने दोस्त पर एतबार नहीं है? एतबार तो है मगर बात ही ऐसी है कि मैं बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ जान लेने के बाद कोई मेरे बारे में गलत राय कायम करे, जबकि मेरा इस सब चीजों में कोई कसूर नहीं है। यार अब बता भी दे, तू पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? शहरी कुछ देर छत को देखता रहा, फिर बोला, तुम जानते हो कि मेरे जिम की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे जिम सेंटर में हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो एक दिन मैं जिम में लड़कों को एक्सरसाइज करवा रहा था कि मेरे जिम सेंटर में 2 लंबे कद की औरतें दाखिल हुईं। उन्होंने अपने चेहरे नकाब में ढांपे हुए थे। वो चलते हुए सीधी मेरे पास आकर रुकी। उनमें से एक औरत ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, कैसे हो शहरी? मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया।
क्योंकि वो औरतें हरगिज मेरे खानदान या मोहल्ले की नहीं थीं और ना ही मैंने कभी उन्हें देखा था। फिर वो मुझे कैसे जानती थीं? मैं हैरत की तस्वीर बना उन्हें देखता जा रहा था। आखिर हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता और अगर आपको मुझसे कोई काम था तो आपको मेरे घर आना चाहिए था। ये जगह औरतों के लिए गैर मुनासिब है। उनमें से एक औरत बोली, छोड़ो जान पहचान को, हम तुम्हें जानते हैं, बस यही काफी है। और हाँ, आज रात हम तुम्हारे घर आएंगी, तैयार रहना। ये कहकर वो दोनों औरतें वापस चली गईं। मैं उनको जाता देखता रहा और सोचता रहा, ये कौन औरतें थीं और मुझे कैसे जानती हैं और मुझसे उन्हें क्या काम हो सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने उनका ख्याल जहन से ये सोचकर झटक दिया कि घर आएंगी तो उनसे तफसील से पूछूंगा। जब मैं जिम से घर आ गया तो उन दोनों औरतों का ख्याल मेरे जहन से निकल चुका था। मेरा रोज का मामूल था कि खाने से फारिग होकर अपने कमरे में चहलकदमी करता और टीवी देखता था। जिम से आने के बाद मुझे काफी थकन हो जाया करती थी, इसलिए जल्दी ही सो जाया करता था। उस रात भी मैं गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मेरी आंख न जाने किस एहसास से खुल गई। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा वो दोनों औरतें मेरे दाएं और बाएं खड़ी थीं। उस वक्त उनके चेहरे नकाब से आजाद थे। उनके चेहरे के खदोखाल अजीब डरावने से थे, जिन्हें देखकर मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। खौफ की एक वजह यह भी थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, फिर ये कमरे में कैसे दाखिल हो गई। जब मैंने इस बात का इजहार उनसे किया तो एक औरत बोली, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और तुमसे मिलने के लिए देखो, हमने कहा था ना आएंगी, तो देखो हम आ गए हैं, आओ अब देर मत करो। ये कहकर वो औरत मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने वो नाजेबा हरकत मेरे साथ करना शुरू कर दी जिसका बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। उस औरत के बाद दूसरी औरत ने भी मेरे साथ वही हरकतें की और काफी देर तक शैतानी खेल खेलने के बाद वो दोनों औरतें ये कहकर गायब हो गईं कि कल हम फिर आएंगे, तैयार रहना। ये कहकर दोनों मेरी नजरों के सामने से गायब हो गईं। उनके जाने के बाद मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे अपने आसाब पर कंट्रोल ना था। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह लरज और दुख रहा था। कुछ देर बाद फजर की अजानों की आवाज सुनकर मैं हिम्मत करके उठा। वुजू करने के बाद नमाज अदा की, अल्लाह से अपने नाकर्दा गुनाह की माफी मांगी। नमाज अदा करके मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंख ऐसी लगी कि दिन चढ़े तक सोता रहा। अम्मी के जगाने पर मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठा, फ्रेश होकर नाश्ता किया। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। दिन गुजरने का पता ही न चला। रात को जब मैं अपने कमरे में आने लगा तो कल का मंजर मेरी नजरों में घूम गया, जिसे याद करके मुझे घबराहट सी होने लगी। फिर मैंने अपने दिल को खुद ही तसल्ली दी कि परेशान होने की बजाय मुझे उनको उनके इरादों से बाज रखना है। इसके लिए मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रात को न जाने कौन से पहर वो दोनों औरतें फिर नमूदार हुईं और सोई हुई हालत में ही उन्होंने मेरे साथ नाजेबा हरकतें करना शुरू कर दी, जिस वजह से मेरी आंख खुल गई और मैं उनकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। मगर वो न जाने कैसी फौलादी किस्म की औरतें थीं कि बावजूद मर्द होने के मैं उन पर काबू नहीं पा सका। फिर अचानक वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई। उनके जाने के बाद मैंने उठने की कोशिश की तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं तो ऐसा जोरदार इंसान था कि आम मर्द मुझसे उलझने की गलती न करता था। फिर मैं इन औरतों से क्यों पसपा हो गया था और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। वो दोनों औरतें बेधड़क मेरे कमरे में आती, रात भर घिनौना खेल खेल कर गायब हो जाती। मैं चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो इंतहाई ताकतवर औरतें थीं, जबकि मेरी तमाम कुव्वतें न जाने कहाँ चली जाती थीं कि मैं उनके आगे बिल्कुल बेबस होकर रह जाता था। ये बात ऐसी थी कि मारे शर्म के मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने चुप साध ली कि कौन यकीन करेगा मेरी इन सब बातों पर। उल्टा सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे गलत करार देंगे, इसलिए मुझे चुप ही रहना बेहतर है। ये जो तू मुझे बेजार पड़ा देख रहा है ना, ये उन बदबख्त गंदी औरतों की करनी का नतीजा है। पहले तो मैं लड़खड़ा कर चल लिया करता था, अब तो मुझसे चलना तो दूर की बात है, बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। मेरा हर काम वालिदैन ही किया करते हैं। कितने शर्म और अफसोस का मुकाम है कि मुझे अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए था, उल्टा मैं उन पर बोझ बनकर रह गया हूँ। दुआ करता हूँ कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही आ जाए। ये कहकर शहरी बुरी तरह रोने लगा।
शहरी को रोता देखकर मेरा दिल दुख की शिद्दत से कटने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार मायूसी की बातें नहीं किया करते, अल्लाह से खैर की दुआ करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने की। बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गया। मैं दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि शहरी को हर कीमत पर इन खबीस गंदी जिन्नात औरतों के चुंगल से निकालूंगा। शहरी ने मुझे कमरे से निकलने से पहले हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि इन बातों का जिक्र किसी और से न करना। तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हें शरीके राज किया है, वरना मैं किसी और को बताना नहीं चाहता था कि फिर मैं किसी से नजरें कभी न मिला पाऊंगा। पर मैंने सोच लिया था कि शहरी लाख मना करे, मैं ये बात उसके वालिद को जरूर बताऊंगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाए। मैं शहरी के वालिद के पास पहुंचा और पूरी बात उन्हें बता दी। फिर उनसे कहा कि अंकल आप देर ना करें, शहरी को किसी अच्छे आलिम को दिखाएं, कहीं खुदा न ख्वास्ता शहरी को कोई नुकसान न उठाना पड़ जाए। इन तमाम बातों को सुनकर अंकल बोले, अगर शहरी मुझ पर एतमाद करके ये तमाम बातें मुझे पहले बता देता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। अंकल वो तो अब भी इस बात को राज रखना चाहता है, मगर मैं ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करने दूंगा। हालांकि इस तमाम किस्से में उसका कोई कसूर नहीं है, मगर वो शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला रहा। बेटा मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर वो मुझे सब कुछ पहले बता देता तो मैं बात आगे बढ़ने ही ना देता। बहरहाल मैं आज ही सैयद शाह साहब से मिलता हूँ, इस सिलसिले में वही मदद कर सकते हैं। ठीक है अंकल, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सैयद शाह साहब हमारे इलाके के मशहूर दम दरूद के माहिर जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, उनकी दुआ में भी बहुत असर था। वो इशा के बाद बैठते हैं और लोगों के मसले हल किया करते हैं। चुनाचे इशा की नमाज पढ़कर मैं शहरी के घर आ गया, फिर उसके वालिद के हमरा सैयद शाह साहब की तरफ रवानगी हुई। कुछ देर के इंतजार के बाद हमारी बारी आ गई। शहरी के वालिद ने शहरी के साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात सैयद शाह साहब को बताए, जिसे सुनकर सैयद शाह साहब सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर के बाद बोले, मसला बहुत गंभीर मालूम होता है, आप कल बच्चे को लेकर आएं, उसे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दूसरे दिन हम शहरी को लेकर सैयद शाह साहब के पास पहुंचे। शहरी को ले हम वहां किस तरह पहुंचे ये एक अलग दास्तान है। शहरी को देखने के बाद शाह साहब ने कहा, इस बच्चे पर जिन जातियां आशिक हो गई हैं, और वो भी शैतान की पैरोकार जिन जातियां। उनसे बचना निहायत मुश्किल है, ताहम नामुमकिन नहीं है। उनसे निमटना एक मुश्किल अमल है और वक्त तलब भी। मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक जगह का पता दे रहा हूँ। पीर गवारी शाह बुखारी की दरगाह पर मौजूद शाहजी के पास जाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे को इन खबीस जिनजातियों से निजात मिल जाएगी। अलबत्ता मैं ये दम किया हुआ पानी दे रहा हूँ, इसे मुसलसल पिलाएं, साथ ही ये अमल भी करते जाएं। उन्होंने एक अमल भी करने के लिए दिया था, साथ ही ये भी हदायत की कि किसी भी सूरत में देर ना करें वहां जाने के लिए, और ना ही अमल को रोकें, वरना वो जिन जातियां इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस अमल की वजह से वो इसके पास तो ना आ सकेंगी, मगर आप इसे लेकर कल ही रवाना हो जाएं। सैयद शाह साहब के दिए हुए पानी और अमल की वजह से शहरी की हालत कुछ बेहतर हुई। दूसरे दिन हम पीर गवारी शाह बुखारी की दरगाह के लिए रवाना हो गए। ये ढेरकी से आधे घंटे की मुसाफत पर एक छोटा सा गांव था। जब हम उस गांव में दाखिल हुए तो देखा कि मर्द औरतें अपने अपने कामों में मशगूल थे। हैरत की बात यह थी कि उन सब के कद आम इंसानों से ज्यादा थे, जबकि वो सब के सब सांवले थे और सबकी शक्लें एक जैसी थीं। उनके चेहरे पर आंखें और नाक नुमाया थे। नाक इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता था। ये कैसी बस्ती थी जहाँ हैरत ही हैरत थी। गांव छोटा सा था, इसलिए दरगाह तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश न आई। हम दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो सामने दरियां बिछी हुई थीं। हम उन दरियों पर जाकर बैठ गए। यहाँ आकर शहरी बहुत ही इस्तराब की हालत में दिखाई दे रहा था, पूरी तरह बेचैन हो रहा था। अगर उसका हम हाथ न थामे होते तो वो शायद उस दरगाह से उठकर भाग जाता। हमारे वहाँ बैठने की कुछ देर बाद दरगाह में एक मर्द दाखिल हुआ और हमें कहने लगा कि हम आराम से बैठें, शाहजी अभी तशरीफ लाते हैं। वो ये कहकर वापस चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर के बाद वहाँ एक औरत हाथ में एक बड़ी बाल्टी और प्याला लिए हाजिर हुई। उस बाल्टी में पानी था
उसने वो पानी प्याले में उंडेला और फिर बारी बारी हम सबको पानी पीने के लिए दिया। हम सब ने वो पानी खामोशी से पी लिया। हमारे पानी पीने के बाद वो औरत बाल्टी और प्याला वापस ले गई। कुछ ही देर के बाद एक रूपदार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर ही हमें अंदाजा हो गया कि यकीनन ये शाजी हैं। फिर उन्होंने हमसे आने का मकसद पूछा। शहरी के वालिद ने मुख्तसरन तमाम किस्सा कह सुनाया। तमाम बातें सुनने के बाद उन्होंने शहरी के वालिद से कहा, सबसे पहले तो इस लड़के के गले और बाजुओं से बंधे तमाम तावीज़ निकालकर उस डब्बे में डाल दें। उन्होंने एक कोने में रखे डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके कहने पर शहरी के गले और बाजू के तमाम तावीज़ निकालकर कोने में रखे डब्बे में डाल दिए गए, जिससे शहरी की बेचैनी में अब फर्क आया। फिर शाहजी ने शहरी पर दम किया। उनके दम करने से शहरी बिल्कुल पुरसकून हो गया। कुछ देर बाद वो औरत जो हम सबको पानी पिलाकर गई थी फिर आई। अब की बार उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने पहले दस्तरख्वान बिछाया, फिर उस पर खाना चुन दिया और वापस चली गई। उसके जाने के बाद शाहजी ने हमें खाने का इशारा करते हुए कहा, आप लोग हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ मेहमान नवाजी का रवाज है, देर ना करें, आ जाएं। हम खाने के लिए दस्तरख्वान के करीब आ गए। खाने से फारिग हुए तो शाह साहब ने एक दम की हुई पानी की बोतल देते हुए कहा, इस पानी को बिला नागा इस बच्चे को पिलाना है। अगर पानी खत्म होने लगे तो इसमें दूसरा पानी डाल लें। इस तरह अगले मंगल तक इस पानी को पिलाना है। मंगल को जब आए तो इस बोतल को अपने हमरा लाना ना भूलें। हमने शाहजी का शुक्रिया अदा किया, सलाम करके दरगाह से बाहर आ गए। गाड़ी में सवार होकर घर का रास्ता लिया। अगले मंगल को हम फिर गवारी शाह साहब की दरगाह पर पहुंचे। गुज़िश्ता मंगल से अब तक शहरी की हालत में नुमाया फर्क आया था। अब वो बेड पर से खुद बैठने के काबिल हो गया था। इस बार भी जब हम दरगाह पर पहुंचे तो हस्बे रवायत पहले पानी की बाल्टी और प्याला लाया गया, फिर उसने दस्तरख्वान लगाया और फिर वहां से वो औरत चली गई। शाहजी ने हमें खाना खाने को कहा। हम में से किसी में भी ये जुर्रत न थी कि हम खाना खाने से इनकार करते, लिहाजा सब ने इंतहाई खामोशी से खाना खाया। खाने से फारिग हुए तो औरत आई, दस्तरख्वान समेट कर चली गई। शाहजी ने शहरी पर दम किया और उसी बोतल में दूसरा पानी दम करके दिया और फिर कहने लगे, 7 मंगल तक आना है, इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। पानी खत्म हो जाए तो दूसरा पानी डाल लिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने इजाजत चाही, गाड़ी के जरिए घर आ गए। इलाज के दौरान एक बार भी वो खबीस और गंदी जिन जातियां शहरी के पास फिर ना सकीं, जिसकी वजह से शहरी तेजी से बेहतर होता जा रहा था। और एक वक्त ये आया कि शहरी अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और ये सब अल्लाह के करम की वजह से हुआ था। हम बाकायदगी से हर मंगल को उस दरगाह में जाते। हर बार वही औरत सबसे पहले पानी लाती, फिर कुछ देर बाद खाना परोसती और इतने दिनों हम वहाँ जा रहे थे, मगर इस दौरान में उस औरत ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था और ना ही किसी से मुखातिब हुई थी। बहरहाल हमें उनसे क्या लेना देना था, हमारे लिए इतना ही काफी था कि वो हमारे काम आ रहे थे। बिला आखिर 7वां मंगल आ पहुंचा। इस दौरान शहरी बिल्कुल ठीक हो चुका था। हम शहरी को लेकर दरगाह पहुंचे। हस्बे मामूल पहले हमारा पानी फिर खाने से तवाज़ी की गई। कुछ देर बाद शाहजी की आमद हुई। उन्होंने शहरी पर दम किया, फिर दम की हुई पानी की बोतल देते हुए कहा, आपका बेटा अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो गया है। अब वो दोनों खबीस शैतान जिन जातियां कभी इसे तंग नहीं करेंगी। लेकिन अब आपको एक काम करना होगा कि ये लड़का जो जिम सेंटर चलाता है, वो जिम सेंटर इसको छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों के जहनों में अब ये सवालात उठेंगे कि शहरी की तबीयत का उस जिम सेंटर से क्या ताल्लुक है। तो मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि उस जिम सेंटर से पहले वहाँ जो घर था वो जिन्नात के कब्जे में था। हालांकि आप लोगों ने इजाजत से उस जिम सेंटर की तामीर कराई थी, मगर जो वो जिन्नात थे उस जगह से जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नतीजा आप लोगों के सामने है। बहरहाल जो हुआ इस किस्से को छोड़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका बेटा उन खबीसों के चुंगल से आज़ाद हो चुका है और आइंदा वो कभी फिर इसको सताने की जुर्रत ना करेंगी। लेकिन अब ये लड़का उस जिम सेंटर की तरफ कभी भूल कर भी रुख ना करे, यही उसके हक में बेहतर होगा। हमने उनसे इजाज़त चाही तो वो कहने लगे, आपके बेटे को मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब आपने यहाँ नहीं आना। अगर बहुत कोई ज़रूरी काम हुआ तब आया जा सकता है, वरना यहाँ का दोबारा रुख ना करना। उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि हम में से कोई भी क्यों का सवाल ना कर सका और हाँ में सर हिलाकर हम सब वहाँ से घर आ गए।
अब शहरी बिल्कुल ठीक है, उसने अपने तमाम पुराने शौक छोड़ दिए हैं, उसकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही और ना ही वो पहले जैसा हसीन रहा है। अब उसे कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये कभी खूबसूरत भी रहा होगा, कि लोगों की तवज्जो का मरकज बनता होगा। दूसरी तरफ शहरी अपने माजी को दोहराना भी नहीं चाहता, जबकि मुझे उसका माजी भी याद है और वो अजीबोगरीब गांव भी, जहां चाहने के बावजूद हम में से किसी ने भी दोबारा उसका रुख नहीं किया। क्या पता आपको ये कहानी सच ना लगे, लेकिन ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी है।